आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के मेहमान। आज इस कार्यक्रम में श्रोताओं हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की जानी मानी लेखिका सूर्यबाला से एक भेंट वार्ता। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मंदाकिनी जोशी। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज हमने विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है हिंदी की जानी मानी यानी लब्ध प्रतिष्ठित उपन्यासकार, कहानीकार और व्यंग्यकार डॉक्टर सूर्यबाला जी को। डॉक्टर सूर्यबाला जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मंदाकिनी जी, मुझे भी उतना ही अच्छा लग रहा है। आपकी कहानियों की जब हम बात कर रहे हैं तो एक प्रमुख समस्या अकेलेपन का भी आपकी कहानियों में बहुत चित्रण मिलता है और बहुत ही संजीदगी के साथ आपने इस अकेलेपन को कई कहानियों में उजागर किया है, उकेरा है। जैसे कि आपकी कहानी है कहो ना जी, उस कहानी में अकेलेपन की पीड़ा है और बहुत सी कहानियों में जी सांझवती की बात करें तो बुजुर्ग दंपत्ति के अकेलेपन की समस्या है। वहीं आखिर विदा अगर रचना की बात करें तो माता पिता अपने बेटे की वजह से त्रासदी में रहने को मजबूर हो रहे हैं। और अगर झील कहानी की बात करें तो सेवानिवृत्त व्यक्ति के अकेलेपन का वर्णन देखने को मिलता है। तो इस तरह से बहुत सारी कहानियां, सलामत जागीरें या पड़ाव या समापन या दूज का टीका, ये सभी कहानियां अकेलेपन से ग्रसित हैं। और कुछ कहानियां स्वार्थ पर केंद्रित लगती हैं, जैसे कि गीत चौधरी का आखिरी सवाल या विजेता। ये कुछ कहानियों में कटु यथार्थ उजागर किया है और मुझे लगता है कि यही आपकी शक्ति भी है कि आप जो है जीवन की उन कटु सच्चाइयों को, अकेलेपन को बहुत ही खूबसूरती के साथ उकेर रही हैं अपनी कहानियों में। आप ठीक कह रही हैं मंदाकिनी जी, क्योंकि बहुत सारी कहानियों के नाम आपने बताए। मुझे अच्छा लगा कि इतनी कहानियां आपने इकट्ठी की हैं। तो मैं इसमें से एक दो कहानियों को बताऊं, जैसे जी कि एक तो मटियाला तीतर। मटियाला तीतर भी बहुत लंबी कहानी है जी। वो मैंने इसका पाठ किया था तो बताया उन्होंने कि 1.5 घंटे तक मैडम आप बोलती रही जी और श्रोता चुपचाप पढ़ती रहे, पूरी मटियाला सुनते रहे। और पर एक बच्चे की आंख से देखी हुई दुनिया, उस बच्चे का अकेलापन भी। और एक बात और बताऊं मंदाकिनी आपको कि हम भीड़ के बीच भी अकेले होते हैं कभी। बिल्कुल, जब आप देखिए कि नहीं, आपको कोई समझने वाला नहीं है, आपके साथ कोई नहीं है, और वो अकेलापन बहुत अखरता है, बहुत दारुण होता है, अखरता है। और दूसरी चीज, बहुत तरह का अकेलापन होता है। बिल्कुल अकेलेपन और एकाकीपन में बहुत फर्क है, व्यक्ति पर भी निर्भर करता है और साथ ही साथ स्थितियों परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। जब अपने ही बच्चों के बीच में आज के माता पिता बहुत अकेले हो गए जी। इस पर इतनी कहानियां मैं जब आज से 50 वर्ष पहले से लिख रही हूँ और मेरी निर्वासित कहानी आई थी, अकेले होते जाते माता पिता की पहली बार, तब से लेकर आज तक मेरा वो प्लॉट बहुत ज्यादा पसंद भी किया गया, लोकप्रिय भी हुआ। जिसमें कि बड़े हो गए बेटे अपने माता पिता को बुला लेते हैं कि मकान बेचकर आ जाओ, और उसके बाद वो आपस में तय करते हैं कि माता पिता एक साथ न रहकर एक माता को रखे, एक पिता को रखे। उसका नाम पहले मैंने क्रौंच वध रखा था कि बच्चों ने माता पिता को इस ओर में अलग करने की सोच ली। लोग कहते हैं मुझसे कि बूढ़ों की संवेदना के इतने करीब कैसे आती है। तो लेखक का तो धर्म ही यही है, उसका काम ही है परकाया प्रवेश। बिल्कुल, वो दूसरों के मन में बैठ जाता है, बच्चे हों या क्या। तो इस तरह ये कहानी है। तो ये बूढ़ों का एकांत होता है, तो अपने वश में तो लिखना है, हम लिख करके आपको बता सकते कि ये है, लेकिन पढ़ना, क्योंकि हिंदी कोई पढ़ नहीं रहा है, तो पढ़ करके वो उस अकेलेपन को दूर करने वाला जो है वो हमें नहीं आज दिखाई पड़ता है करके। और वो जो मैंने कहा मटियाला तीतर, उसमें वो राजस्थान किसी दूर के गांव से आया बच्चा, जिस तरह अपनी माँ अपनी छोटी सी बहन जिसको अपनी गोद में खिलाता था, वो सबको मिस करता है और नौकरी करने के लिए भेज दिया गया है। उसका अकेलापन जिस तरह उसमें है और उसकी आंख से देखी हुई दुनिया जी इतनी विलक्षण है कि लोग कहते हैं कि ये बच्चा कहाँ मिला आपको। तो मटियाला तीतर जो शीर्षक आपने रखा, इस पर भी मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी, उत्सुकता भीतर जगी है।
हाँ, वो यही है कि मैंने मोह बंधों की कहानियां लिखी हैं, मैं रिश्तों की कहानियां, मेरे लेखन का मूल केंद्र बिंदु जो है वो रिश्ते और स्मृतियां, जो मैंने कहा स्मृति कोश। तो उसमें ये बच्चा जो है ये अपने गांव के तीतर को भी याद करता है, तो और उसको भी मैं मटियाला तीतर ही समझ रही हूँ, बिल्कुल भद्रंग गंदे कपड़े पहने, पैर में बिवाई फटी हुई, वो उतनी दूर के गांव से आया है नौकरी करने, और उसको पता नहीं है कि उसकी माँ ने उसको नौकरी करने भेजा है। वो सोचता है कि माँ ने उसको मुंबई घूमने भेजा है। जी जी जी। और धीरे धीरे वो बर्तन करने और रोटी चपाती फुलाने लग जाता है। तो वो अकेलापन कैसे दूर करता है कि पॉलिश करने को कहा है ब्रास की मूर्तियों में, तो ब्रास की मूर्ति को अपने कमर में बटा के अपनी बिचुड़ी करके खिला रहा है। फिर वहां देखो तो उसकी माँ चली आ रही, घाघरा पहने सोच रहा है। फिर उसको कुछ ड्राइंग बनाने को कहा जा रहा है, तो माँ और मंदिर बना रहा है। और फिर वो कह रहा है अपनी मालकिन से कि आप मुझे बैला फुसला रहे हो। और एक वाक्य तो इसका बहुत ही अच्छा है, टची, कि वो कहती है आप क्या लिखते हो दिन भर, क्या लिखते हो जी, क्या करते हो उसको आप? तो कहती है कि मैं लिखती हूँ। क्या बात लिखते हो? कि भाई अच्छी सोचा है, बड़ी अच्छी बात है, इसको कुछ सीख नसीहत दी जाए, यही कि चोरी नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं कर। इतने में बात काट के कहता है बस यही, ये तो मेरे गांव का हीरालाल भी लिख देता है, आप फोकट में पैसे कमा रहे हो। और जब वो तरबूज खा रही है, मालकिन कह रही है, एक फांक दे रही है, कह रहे आप खाओ, हमने तो नरे खाए, हमने तो खेतों से नरे खाए। तो मालकिन कह रही तुम चुराते थे? चुराना? ये जो पक्षी खा रहे हैं ये क्या चुराना है? अरे वाह, भूख लगी है तो हमने जाकर खाया, तो हमने चोरी कैसे की? बहुत सुंदर। तो इतने मासूम सवालों से वो ध्वस्त कर देता है जी इस जो कहते हैं बड़ों की दुनिया। बहुत सुंदर वर्णन है। और आपकी कहानी जो मैंने भी पढ़ी है, मुझे लगता है कि छोटी छोटी चीजों को उकेरा गया है, छोटी छोटी बातों को बहुत मतलब इस तरीके से कहा गया है कि जिस पर आम आदमी तो सोच ही नहीं पाता है। अब हम चर्चा करेंगे उस उपन्यास की जिसने एक बार फिर से आपको बहुत बड़ी चर्चा में ला दिया है। और हमारे जो पाठक इस समय आपको सुन रहे होंगे वो तो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले हम एक गीत सुन लेते हैं। जरूर बताइए। लेखन के साथ साथ जो संगीत है वो भी बहुत सुकून देता है हमें। जी आपका हाल ही में एक उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी, ये बहुत ही चर्चा में है। सूर्यबाला जी, इस बारे में बताइए। मैंने जहाँ तक पढ़ा आपको और जितना जाना, आपको 10 साल लग गए इस किताब को लिखने में। तो एक प्रश्न ये मन में आया कि इतने लंबे समय तक किसी एक विचार को लेकर चलना किसी लेखक के लिए कैसे संभव हो सकता है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है मंदाकिनी। विचार नहीं बल्कि एक संवेदना थी, एक हुक थी मेरे अंदर। तमाम सारी जो कहते हैं ना द्वंद्व, तमाम सारी उद्विग्नताएं मेरे अंदर चलती रहती थी। तो वो 10 साल चली? 10 साल वो तो चलती रहती, जीवन भर चलती रहती। हाँ, 10 साल लिखने में लगे। लिखते तो क्या हुआ कि इसको मैंने, लोग कहते हैं मुझसे कि आप कहीं जाती है तो पूरी तैयारी के साथ जाती हैं, आपने पूरी योजना बनाकर कैसे लिखा, कैसे इतने बृहत उपन्यास। आप तो छोटे छोटे उपन्यास देती थी सूर्यबाला जी, ये 9 खंडों का और ये बड़ा 300-400 पेज का उपन्यास, तो आपने कैसे योजना बनाई, कैसे लिखा? मैंने योजना कुछ नहीं बनाई, मेरी कोई भी कहानी योजना से या उसे नहीं शुरू होती है। इस पर भी मैं बात करूंगी। ये बस ये बस शुरू हो जाती है। इतना ज्यादा मैंने महसूस किया, इतनी ज्यादा संवेदना, इतनी ज्यादा अनुभव, अनुभूतियां मेरे अंदर बार बार की विदेश जाने से। इसी जैसे बताया जी, प्रवासियों के जीवन और उनके सपनों तो को लेकर देख के मैंने कुछ कोशिश करके नहीं लिया। जी जी। मेरे अंदर आप से आप आता गया और मैं डायरी में लिखती जाती थी। जी। मैंने आपसे पहले ही कहा कि जब हमें बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि हमें चैन नहीं लेने देती जब तक हम कलम से उसको शेयर न कर दें, तो डायरियां इकट्ठी हो गई। तो 3-4 साल, 5 साल, 6 साल तो ऐसे ही लगा। फिर एक दिन पढ़ते हुए लगा, फिर उसमें से एक आध कहानियां निकल आई, बच्चे कब मिलेंगे या सप्ताहांत का ब्रेकफास्ट मैंने लिखी इस तरह। जी। तो बाद में मुझे लगा कि ये तो उपन्यास हो सकता है। तो डायरियां पहले लिखी गई, बातें पहले लिखी गई, अपने मन को खाली पहले किया गया। हाँ। और बाद में खाली उनको एक तरह से मुझे जोड़ना था, उन सारी अनुभूतियों, संवेदनाओं को, चरित्र और एक कहानी। जी। तो कहानी में कुछ खास नहीं है,
लेकिन कहानी को खास बनाती हैं मेरी संवेदनाएं, मेरी अनुभूतियां जो लोग कहते हैं, और मेरे देखे हुए, मेरे महसूस किए हुए यथार्थ। देखिए, पश्चिम की स्त्री, पश्चिम के परिवार, पश्चिम के बच्चे, पश्चिम के संबंध, ये सब देखकर लगा कि विश्व के समृद्धतम देश की स्त्री ऐसी है, सबसे समृद्ध स्त्री, स्वतंत्र स्त्री। तो देखो, स्वतंत्र स्त्री और लिव इन की स्त्री और सबका क्या हश्र हो रहा है। तो ये चीजें मैंने लिखने के लिए नहीं करी, बल्कि वो पहले मेरे पास आई और तब लिखी गई इस तरह। और कहानी तो देखिए, आजकल हमारे अंदर जानी कितनी, पूरा जीवन हमारे आसपास का हमारा कहानी है जी। तो कहानियों को मुझे थोड़ा सा देखना पड़ा कि वेणु को लिया, वेणु की डायरी ही है, और वेणु की माँ है जिसने अपने बेटे को भेजा, और मेरे था कि मैं बार बार बेटे को भेजती थी। लोग कहते हैं आप इस कहानी में हैं, इस उपन्यास में। मैंने कहा बिल्कुल हूँ तो मैं अपनी हर कहानी में जी। लेकिन इस कहानी में तो जब कोई जहाज, मतलब प्लेन उड़ता था, तो मतलब फिर एक वेणु जा रहा है, फिर एक वेणु ले जाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, एक दर्द है जो जी, दर्द है। सबसे बड़ा ये है कि हम ये सोचते हैं कि उपलब्धियों की गणना हम बहुत करते हैं, उपलब्धियों की बात हम बहुत करते हैं। उपलब्धियां मतलब भौतिक उपलब्धियां, यहाँ पहुंच गए, वहां पहुंच गए, इतने डॉलर, उतने डॉलर, ये सब कमा लिया। अरे तुम छूछे कितने हो गए, तुम खाली कितने हो गए, इसका हिसाब कौन करेगा? तुमसे कितना छूट गया, कितने अनमोल रिश्ते छूट गए, तुम्हारा कितना स्मृति कोश खाली हो गया। न तुम वापस लौट सकते हो, न तुम वहां पर रह करके, जब हमारी, मतलब हम जीवन के अंतिम पड़ाव पर होते हैं, तो ये कहते हैं अमेरिका जो है, इट्स अ थिंग ऑफ होप एंड टीयर्स। तो होप के साथ लोग आते हैं और टीयर्स के साथ, क्योंकि उसमें एक मैंने दिखाया है कि गुजराती फैमिली बहुत खुश है। अरे यहाँ दूध और पेट्रोल एक दाम पर मिल रहा है, अरे यहाँ पर आइसक्रीम तो 40 कितनी खाने को मिल रही है, सब है। लेकिन जब मरने की बात आती किसी बूढ़े की, तो अपने उस घर में जाना चाहता है, उस अपने देश की मिट्टी को लगाना चाहता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, और सबसे मेरे लिए मेरी दुखती लगी थी, कि हम क्यों अपनी हर चीजों में इतने हीन महसूस करते हैं। अपनी भाषा को लेकर, अपने खान पान को लेकर, अपने पहनावे को लेकर के, अपनी सोच को लेकर के हम क्यों हर चीज के तरफ पश्चिम का मुंह देखते हैं। उनके पास है बहुत अच्छी चीजें, उसको स्वीकारो, उसे सराहो, लेकिन तुम्हारे पास जो अपनी चीजें हैं उसको क्यों नहीं तुम सराहते हो? अपने मूल्यों को हम खारिज उसको हम तब सराहते हैं जब हम पश्चिम में चले जाते हैं, वहां से खड़े होकर। अपने यहाँ ऐसे होता था, हम अपने बच्चे को डांट के दौड़ के लाओ, ये करो, वहाँ हम नहीं बच्चे को डांट सकते। माँ बाप उतने बड़े नहीं जितने बड़े की कानून है। तुम 911 पर फोन करो और बुला लो, वो आएंगे और माँ बाप से छीन कर बच्चे को ले जाएंगे कि आप बच्चे की परवरिश नहीं कर पा रहे हैं, हम करेंगे। ज्यादा अच्छी परवरिश कौन करेगा? अनाथ आश्रम करेगा। ये कटु सच्चाइयां, ये बहुत बड़ी बात हो रही है, ये अब सब जगह हो रही है। बिल्कुल। और संबंध बुरी तरह विच्छिन्न हो रहे हैं, बच्चे इतने अकेले हो गए हैं। अच्छा, किसी व्यक्ति का दोष नहीं है, दोष जो आपने कहा बदलते समय का है। इस समय ने ऐसा निरुपाय, लाचार और यांत्रिक हमें बना दिया है। मैं जहाँ रहती थी, लोग कहते थे कि शहर के 40% जनसंख्या जो है वो बिल्कुल अकेली रहती है, अकेली, खाली यंत्रों के साथ। बिल्कुल। वहाँ मैं हमेशा कहती थी, जब मैं बाहर जाती थी, वो देखिए इतनी सफाई, इतनी व्यवस्था, इतना बहुत अच्छा लगता था। इतने लंबे लंबे लॉन, कहीं जरा सी गंदगी, जरा सा कुछ नहीं तो देखा ही नहीं। तो मैं हमेशा कहती थी, आओ अपने देश के लोगों, आओ यहाँ बसो, यहाँ पर भारत बसाओ, यहाँ पर भारत बसाओ, अमेरिका में, ये भारत में अमेरिका मत बसाओ। वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी गहरी बात आपने मुझे बताई है। और हमारे तो देखिए पुरखे कह भी गए हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी जदा, तो अपनी जन्मभूमि ही सबसे प्यारी होती है। और ये हमारे आपका जो प्रयास है वो यही है कि युवा पीढ़ी को उसकी जो विदेश प्रियता के सम्मोहन से बचा लें, बाहर ले आए किसी तरह से। वो एक कोशिश आप अपनी लेखनी में बिल्कुल बिल्कुल। आप विदेश जाइए, पढ़िए, ठीक है, सब कुछ है, हाँ, लेकिन आप अपने देश को, जैसे बहुत पहले एक फिल्म भी आई थी इस तरह की, स्वदेश करके शायद, कि हम अपनी चीजों पर गर्व करना सीखें। जी बिल्कुल। लेकिन आपको जो अपने देश से अलगाव की जो स्थितियां हैं उस पर आपको दुख है, जो बिल्कुल फॉरेन में रहकर हम अपने देश से अलगाव कर रहे हैं और वहाँ के सपने देख रहे हैं, वहाँ के सपने बुन रहे हैं, तो उस पर आपका एक जो दुख है वो इस किताब में प्रकट हुआ है। अच्छा, और एक चीज अच्छी भी है, अब चीजें बदल भी रही हैं। अब कम से कम मैं तो 25 सालों से जा रही हूँ, तो पहले लोग जिस तरह
मतलब चुप रहते थे, अब लोग खुलकर अपनी भाषा भी बोलते हैं जी, और अपनी चीजों पर गर्व की बात भी करते हैं, अपनी पूजा, अपनी चीज, हाँ, एक बदलाव पिछले दशकों में आया ये है। बड़ा सुखद बदलाव आया जी, है। जी। लेकिन इतने बदलाव से काम नहीं चलने चल वाला रहा है। बिल्कुल, हमें भारत में रहते हुए भारत की चीजों पर, अपने देश पर गर्व करना आना चाहिए। बहुत बड़ी जी। बात कही आपने। तो जो आपका ये उपन्यास है कौन देश को वासी वेणु की डायरी, ये लगभग 9 खंडों में बटा हुआ है और इसमें अबोले संवाद है या जलसा घर है, अपनी जगहों की तलाश में, या फिर उन्हीं रास्तों पर ये उपशीर्षक है। उपशीर्षक है नदी सी बह रही है सदी, तुम्हारी दुनिया में मेघा, लौट चले क्या हम भी, जो समृद्धि के फटे छप्पर के नीचे से, ये सारे जो है इस तरह के टाइटल के साथ आपकी ये किताब संपन्न होती है। जी, बहुत सुंदर। तो चलिए अब एक सुंदर सा गीत सुन लेते हैं। मुझे अब एक गीत याद आ रहा है कि उस विधा पर आते हैं जहां आप अपनी पीढ़ी की लेखिकाओं में अकेली मानी जाती हैं। जी आप मेरा इशारा समझ गई हैं। कहते हैं कि सूर्यबाला जी ही एक ऐसी लेखिका हैं जो हास्य व्यंग्य लिखती हैं। तो आपको व्यंग्य की पितामही भी कहा जाता है और मालती जोशी जैसी महान लेखिका ने आपको हिंदी की पहली व्यंग्यकार होने का गौरव भी दिया है। कैसा जी, लगता मुझे है आपको? बहुत अच्छा लगा था। मेरी ही वो 75वीं वर्षगांठ थी और उसमें मालती जी आई थी और उन्होंने मंच पर खड़े होकर यूं ही बातों के दौरान कहा कि सूर्यबाला जी को हिंदी की पहली महिला कथाकार होने का गौरव प्राप्त है। मैं बिल्कुल सुनती रह गई। अच्छा लगा जी, मुझे। बिल्कुल। उन्होंने जो कहा मैं लिखती हूँ, जी, कहानी है, व्यंग्य है, उपन्यास है, वो संस्मरण है, उससे अंतर नहीं है। जिसमें डूबना है, मन कर रहा है, वो लिखूंगी। तो अक्सर लोग इस तरह कहने लगते हैं कि आप जैसे किस विधा में ज्यादा अच्छा महसूस करती हैं। मैं कहती हूँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कलम जिस तरफ मुड़ जाए तो ये व्यंग्य भी ऐसे ही मेरे साथ बचपन से जुड़ा। तो अजगर करे न चाकरी या धृतराष्ट्र टाइम्स है या देश सेवा के अखाड़े में और झगड़ा निपटाकर दफ्तर, इस तरह के हास्य व्यंग्य जो है आपने लिखे। तो किस तरह से हास्य व्यंग्य की शुरुआत हुई? जिस तरह कहानियों की शुरुआत हुई मंदाकिनी, उसी तरह हास्य व्यंग्य की भी शुरुआत हुई। जो मैंने आपसे कहा कि हमारा परिवार बहुत ही विटी, नोक झोंक, हंसी दिल्लगी, चुटकी, कटाक्ष, इस तरह के हास्य परिहास सब चलता था परिवारों में। एक दूसरे की जो कह रहे थे नहले पे दहला, इसमें बचपन बड़ा हुआ। लेकिन स्तरीय जी, बड़ा अच्छा, बिल्कुल। और हास्य व्यंग्य तो अपने साहित्य में भी, उसमें भी कहाँ नहीं है ही। इसके साथ में बड़ी हुई। तो जैसे मैं जब कहानी आती तो कहानी लिखती और हास्य व्यंग्य जैसा आता वो लिखती। लेकिन मैंने ये नहीं जानती थी कि ये व्यंग्य एक विधा होने वाली है या एक साहित्य की एक विधा, और इसमें मैं जो लिख रही हूँ वो बाद में मैंने धर्मयुग और सारिका पढ़ी और परसाई जी के और शरद जोशी जी के। जी जी जी, उनको मैं प्रणाम करती हूँ उन लोगों को। और त्यागी जी के भी उस समय केपी सक्सेना थे। जी, तो श्रीलाल शुक्ल जी। तो शुरू से आदत रही है अच्छा ही पढ़ने की। जी बिल्कुल। मैं आपसे जानना भी चाह रही थी कि आप हरिशंकर परसाई जी की बात करें या काका हाथरसी हैं या श्रीलाल शुक्ल साहब हैं, अशोक चक्रधर साहब हैं, सुनील जोगी साहब हैं या शैल चतुर्वेदी जी हैं, जिन्हें देखते ही हमें हंसी आ जाती थी। तो इनमें से आप किन से प्रभावित रही? देखिए, ये तो मेरा कहानियों के साथ भी है, उपन्यास के साथ भी, व्यंग्य के साथ। प्रभावित मैं किसी एक से नहीं होती, किसी एक पुस्तक से और पुस्तक के भी किन्हीं किन्हीं अंशों से होती हूँ। जी, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अच्छा से अच्छा, बड़ा से बड़ा लेखक भी सामान्य भी लिखता है और सामान्य छोटा युवा लेखक भी बहुत उत्कृष्ट लिख जाता है। जी, बहुत बड़ी। लेकिन सब मिलाकर के हमारे ये जो ट्रेंड सेटर रहे हैं, हमारे व्यंग्य के, ये शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल और परसाई जी, रविन्द्रनाथ त्यागी, और उनमें मैं केपी सक्सेना को भी जोड़ती हूँ। और हाँ, तो लेकिन मैंने बचपन में और भी लोगों को पढ़ा, उर्दू के भी लोगों को पढ़ा, शौकत थानवी को पढ़ा और जेपी श्रीवास्तव को पढ़ा। और हमारे समय में मेरे साथ हमारे पिता के बल्कि मित्र भी थे, मैंने देखा नहीं उनको, बस सुना, बेडप बनारसी कृष्णदेव प्रसाद गौड़, जिनकी लेफ्टिनेंट पिक्सन की डायरी जैसी पुस्तक बहुत मशहूर है, और भैया जी बनारसी। उन्होंने तो आज के वो जो मैंने कहा कि आदमी मेरी कहानियां और कविताएं छपा करती थी, तो उसके वो साहित्य संपादक थे। मतलब इन लोगों से सबसे मैंने कुछ न कुछ लिया। जी बिल्कुल। तो सबको प्रणाम मैं इसलिए कहती हूँ कि जो कहते हैं ना, ये हमारी आधारशिलाएं, लखावरी ईंटें हैं।
जो हमें दी गई, फिर उसके ऊपर ही हमारी जो लेखन है वो चला। लेकिन ऐसे मैंने, लोग कहते हैं कि आप में किसी की छाप नहीं है उनका और प्रभाव आप नजर व्यंग्य नहीं को है। अलग से इंजेक्ट नहीं कर सकती। हमारे समय के हैं हरीश पाठक हैं, डॉक्टर प्रेमचंद मेजे हैं जिन्होंने व्यंग्य यात्रा जैसी पत्रिका निकाली है, ट्रेंड सेटर, ज्ञान चतुर्वेदी हैं जी। तो बहुत से इस तरह के हमारे समय के हमारे साथ के लेखक हैं, उनसे भी बहुत कुछ लेते हैं। तो ये लेन देन चलता रहता है। मतलब हर की अलग अलग अपनी भाषा शिल्प है, अपनी रचना शैली है। लेकिन मुझे लोग एक चीज कहते हैं कि आप व्यंग्य को अलग से रचना में इंजेक्ट नहीं करती हैं जी। बहुत स्वाभाविक तौर से आता है। हाँ। बहुत ऊंचे क्लास का नहीं है ये मैं जानती हूँ नहीं, ये लेकिन लोगों को अपना- अच्छा बहुत लगता है। जी। बस लोग पढ़ लेते हैं। अपनी व्यंग्य रचनाएं लिखी हैं मैंने, जैसे जड़ों से जुड़ने का सवाल। तो मतलब आजकल जैसे ये हाई सोसाइटी में सबसे ज्यादा क्या है कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें। तो हम नाटक देखेंगे तो जड़ों से जुड़ जाएंगे, तो हम ये करेंगे तो जड़ों से जुड़ जाओगे। और हमारी कहानियों में भी ये चलता है जो अंडर करंट की तरह। जी। तो जब कहानियों में जुड़ता है तो अंडर करंट की तरह जुड़ता है। जब व्यंग्य रचना सीधे लिखने की मन करता है किसी भी एक चीज पर, और व्यंग्य बहुत गंभीर विधा है, बिल्कुल मुश्किल भी है और गंभीर भी है, और जिसकी मैं कहती हूँ हमेशा कि व्यंग्य सिर्फ कलम से नहीं लिखा जाता। व्यंग्य तो हमारी रगों में बहता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि बचपन में ऐसा माहौल रहता था, तो आपसे आप वो अंदर से निकलता है, तब हम व्यंग्य लिखते जी, हैं। बिल्कुल। और लोग ये भी कहते हैं, आपसे बताऊं मुझसे, कि एक बार कहानी में प्रतिष्ठित होने के बाद आपको व्यंग्य लेखन में लिखने का क्यों आपने सोचा? तो बिल्कुल नहीं सोचा। ये सब हमने जैसे आपसे कहा शुरू से समांतर चला है, और जब मन किया है तभी जी। और सबसे बड़ी बात आपके लेखन की कहें, आपके व्यक्तित्व की कहें, आपने कुछ सोच समझकर नहीं किया है सायास कि मुझे सायास कुछ नहीं सायास है। जीवन हमें जो देता है और जिस भी तरह की संकेत उस पर देता है, संकेत आप उसी देता है तरह से गए और हमें बेचैन करता है, तब उस चीज को लेकर। बिल्कुल सही कहा। तो सूर्यबाला जी, दूरदर्शन पर भी आपके बहुत सारे धारावाहिकाएं हैं। पलाश के फूल की बात करें, ना किन्नी ना, या सौदागर दुआओं की, या एक इंद्रधनुष, बहुत सारे धारावाहिक है। और आज भी हमें याद है पलाश के फूल हम देखा करते थे, बहुत ही शानदार था। मुझे अभी अच्छा भी लग रहा है जहन में है वो चीज। तो आज जब हम धारावाहिक देखते हैं जो लंबे चलते हैं लेकिन याद नहीं रहते हैं, है ना? तो ये, और एक आपकी सजा याफ्ता कहानी पर टेलीफिल्म भी बनी जिसको पुरस्कार भी मिला। ये जो समृद्ध लेखन रहा आपका, जिस तरह के धारावाहिक भी आपने लिखे, वो आज भी दर्शक याद करते हैं। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है। जी, बिल्कुल। जैसे बहुत से दर्शकों ने और लोगों ने मुझसे कहा कि हमने पहले न किन्नी न पढ़ी, या हमने पहले न किन्नी न देखी, तब हम आपसे तो बाद में मिले, बिल्कुल, आपकी कलम से पहले मिले, जुड़े, तो मुझे बहुत खुशी होती है इस बिल्कुल। बात की। और इन सारी कहानियों में जो आपसे बताएं, न किन्नी न में भी, और आपने जो अभी एक सजा याफ्ता कही, बहुत बारीक किस्म का करुण व्यंग्य चलता रहता है। तो जो व्यंग्य जो मैंने आपसे कहा कि बहुत गंभीर और बहुत जो कहते हैं उसका स्रोत जो है वो करुणा है, लेकिन उसकी सारी कुछ जो अंतर है वो उसके शिल्प में है। हमें उसे परोसना पड़ता है अच्छा स्वादिष्ट बना करके। बिल्कुल। मतलब चुटकी व्यंग्य को हम सीधे अभिधा में लिख दें तो कहानी हो जाएगा, लेख हो जाएगा, और जब उसे व्यंजना में लिखते हैं तब वो व्यंग्य हो जाता है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके सूर्यबाला जी। एक गीत सुन लेते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक और गृहिणी रही हैं आप, तो अब आपके लेखन से अलग हटकर कुछ और बातें हम कर लेते हैं कि एक संवेदनशील कर्तव्यनिष्ठ गृहिणी के आगे क्या सूर्यबाला जी ने अपने अंदर की लेखिका की कभी आहुति दी? जी बिल्कुल दी। मैं इसको बिल्कुल मानूंगी। मेरे लिए मेरा जीवन, मेरा परिवार और एक गृहिणी की दिनचर्या प्रमुख थी। उसका मुझे बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा, मुझे पता है, लेकिन मैं उसे नुकसान नहीं मानती, मैं उसे लाभ मानती हूँ। मैं बाहर नहीं निकली कभी, कहीं नहीं गई, मिली जुली नहीं पाई, इसका लोगों ने गलत अर्थ भी लगाया, जबकि गलत अर्थ नहीं था। वो सोचते थे कि भाई ये धर्मी में प्रकाशित होने वाली बड़ी लेखिका है। ऐसा कुछ नहीं था मेरे साथ। मेरे परिवार का संयुक्त कुटुंब की ऐसी कुछ संहिताएं थी कि उसमें बाहर निकलने की गुंजाइश नहीं थी, और मेरी प्रकृति भी उतनी अनुकूल नहीं थी कि मैं बहुत ज्यादा इसमें जाती। जिस परिवार ने मुझे इतना दिया उसके लिए मुझे पहले तो मैं, ये तो बात है, लेकिन जो लिखा वो पूरी ईमानदारी से लिखा, सच्चाई, और अपने पाठक को कभी छला नहीं। बिल्कुल। जितना हो सकता था उसकी अंजलि में
थोड़ा ना थोड़ा मूल्यवान ही रखने की कोशिश की, कुछ उसके साथ रहे। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ मंदाकिनी कि कहानी में ये होता है, पाठक को आपकी कहानी नहीं चाहिए, पाठक को उसकी कहानी चाहिए। बिल्कुल सही। जिस कहानी को पढ़ के उसे लगे ये तो मेरी कहानी है, ये तो मैं सोच रहा था, तो मैंने लिखी थी। और उसके बाद दूसरी चीज ये है कि सब कुछ अच्छा लगने के बाद सब लगी, उसके पास क्या रह जाता है जो उसको पता भी नहीं होता, वो कहानी उसको कुछ थोड़ी सी दे के चली जाती बहुत है। बड़ी बात। और जीवन में उसको कभी न कभी समय आता है जब वो कहानी उसका हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के उसको रास्ता बता देती है। तो पारिवारिक रिश्तों और आपकी सृजन यात्रा के बीच सामंजस्य कैसे बनाकर रखा आपने? इतनी आप समृद्ध लेखिका हैं, इतनी सफल लेखिका हैं, इतने पुरस्कार आपने जीते, ही कोई आसान काम नहीं है पारिवारिक जीवन को बचाते हुए, बिताते हुए लेखन यात्रा को अनवरत रखना। तो दोनों में सामंजस्य किस तरह से बैठा के रखा? क्या लाल साहब जो आपके पतिदेव हैं उनका सहयोग मिला? देखिए, उनका सहयोग यही सबसे बड़ा था कि उन्होंने मुझे रोका नहीं, लिखने से मना नहीं किया, लेकिन वो रोकते कहाँ से? मैंने उनकी उपस्थिति में कभी लिखा ही नहीं जी। बच्चे और पति घर से गए और मैंने दराज खोला और बच्चे और पति की आहट आई और मेरा दराज बंद हो गया। जी। उसके बाद कभी रात में लिखने की कोशिश की तो हम लोग इतनी बात कर रहे थे ये कि जब पुरुष लेखक लिखता है तो घर में कर्फ्यू लग जाता है, पापा लिख रहे हैं, पापा लिख रहे हैं। इसीलिए हम तो छिपा छिपा के लिखते थे। मैं लोगों से कहती हूँ कि लोग छुप के प्रेम करते हैं, मैंने छुप कर लिखा है, लेखन किया, मैंने छुप छुप कर लिखा है। और उसमें एक आनंद है। हाँ। किसी ने मना नहीं किया लिखने से, लिखो ना। वो हमारे मेरे संधिपत की शिवा के लिए भी जब लोग कहते हैं, हमने कहा शिवा की अपनी चॉइस थी, शिवा से कोई कहने नहीं गया था। जी बिल्कुल, वो विद्रोह करती ना, लेकिन उसकी अपनी चॉइस, उसका मन था कि मैं ऐसा जीवन बनाऊं, मैं इन लोगों को जीवन दूं, मैं इन लोगों को खुशी दूं, और खुशी देकर भी खुशी मिलती है, जो मैंने आपसे शुरू में बिल्कुल ये बहुत सच है। तो क्या लाल साहब कभी आपके प्रथम पाठक के रूप में रहे? जी हाँ, वो मेरी हर रचना के पहले पाठक होते हैं, श्रोता। पढ़ेंगे नहीं वो, मैं बहुत मुश्किल से उनका समय लेती हूँ और उनको 5-5, 6-6 पेज बस इतना और पढ़ के सुनाती हूँ। कहती हूँ कि ये बंद कर दीजिए, वो बंद कर दीजिए, पूरा ध्यान दीजिए। उनको सुनाते हुए मुझे खुद भी मेरी रचना सुनने को मिलती है। कभी फोन आए हो, पाठकों की खत आए हो, जिसे पहले बहुत आते थे, अब व्हाट्सएप पे आते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पाठकों की लेखिका में कभी नहीं रही, क्योंकि मैंने वैसा लिखा नहीं। जज्बाती लेखन, लाउड लेखन मैंने नहीं किया, और मुझे वही लिखना है जो मैं लिखूंगी। जी बिल्कुल। और अच्छा, और प्रचार प्रसार भी जब मैं घर में बैठी रहूंगी तो घर के अंदर आके पाठक थोड़ी पढ़ेंगे। जहाँ तक पत्रिकाएं जाएंगी, किताबें भी मैं नहीं भेजती थी कि अगर पुस्तकें कहीं भेजी तो बच्चे शोर मचाना शुरू कर देंगे, कहेंगे ये देखो ये लिख भी रही है और सबके पास किताबें ही भेज रही हैं। सही बात। तो हमारे घर में लेखन का, साहित्य जगत वाला कोई माहौल नहीं था कि हम साहित्य का कुछ समझे कि साहित्य जगत में क्या चल रहा होता है। आपके अपने घर में जो एक माहौल था उससे ठीक विपरीत मेरे घर के अंदर किसी लेखिका को आने की बिल्कुल अनुमति नहीं थी। मेरे घर के अंदर गृहिणी, माँ, पत्नी और बाकी सारे रिश्ते रहते थे, सिर्फ लेखिका नहीं रहती। बहुत बड़ी बात। एक और बड़ी मजेदार बात आपको बताओ। जी। मेरे देवर की लड़की ने एक दिन उससे कहा, वो मुझे बहुत ज्यादा मेरे लिए करता है और मेरे बहुत करीबी है, वो मेरा छोटा देवर जो अब अधेड़ हो गया है। मैं उस पर एक बड़ी कुछ पंक्तियां भी लिखी जो लोगों को बहुत अच्छी लगी। उसने हमारी किताबें सब सजा के रखी, बहुत खुश होता है। तो उसकी बच्ची ने पूछा एक दिन कि पापा ये सारी किताबें क्या बड़ी मम्मी ने लिखी हैं, उनकी लिखी हुई? तो उन्होंने कहा हाँ क्यों? तो वो कहती है बच्ची कि इसलिए कि उनको देख के लगता नहीं कि उन्होंने लिखी। अच्छा। तो ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी। आपने अपना जो संतुलित व्यवहार रखा, सादगीपूर्ण जो व्यवहार घर को दिया, तो कहीं एक लेखिका का जो जामा है, एक आवरण है, वो ओढ़ के नहीं रखा। बिल्कुल नहीं, दूर तक नहीं, और बड़ी सहजता। और उसमें अगर कोई मेरे लेखन की बात करता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सूर्यबाला जी, लेखक और पाठक के बीच का जो रिश्ता है वो कैसा होना चाहिए आपको पता ही है। तो पाठकों के भीतर तक पहुंचने का क्या कोई गुड मंत्र होता है? यही तो बताया आपको, मैंने बताया ना, ये पाठकों और बीच की रिश्ता कैसा होना चाहिए, मेरे और मेरे पाठकों जैसा होना चाहिए। एक और अच्छी बात बताती हूँ। जयपुर में कुछ गोष्ठी हो रही थी, तो एक महिला मन से कह रही थी कि सूर्यबाला जी को पता नहीं है कि मैं पिछले 25 सालों से सूर्यबाला जी के साथ हूँ। ये आज से बहुत साल पहले उन्होंने कहा था। तो जब मुझे अंत में बोलना था तो मैंने कहा कि अगर आप मेरे साथ इस तरह लगातार न होती
तो मैं इतना लिख नहीं सकती थी। जी। तो पाठक और लेखक का एक इतना निश्चल और इतना अनूठा संबंध होता है कहीं ना कहीं से। देखिए, इतने पाठकों ने मेरे संधि पत्र पढ़ा, कैसे संभाल कर रखा, कैसे सहेज कर रखा, क्या क्या, ये सब मुझे तब नहीं मालूम था। मैं निर्द्वंद लिखती जा रही थी। ये सब मुझे अब सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ रहा है, ये सब मुझे फेसबुक से मालूम पड़ रहा है, व्हाट्सएप से मालूम पड़ रहा है, ये सब चीजें आ पा रही हैं। मुझे नहीं मालूम था पहले। बिल्कुल, जैसा अभी आपने कहा कि उसने कहा कि 25 साल से वो आपके साथ हैं। हाँ। आपका एक कहानी संग्रह जो गौरा गुणवंती है, हाँ, वो 40 साल पहले आपने लिखा था लगभग। वो गौरा गुणवंती एक तरह से मेरी पहली कहानी थी। जी। तो एक पाठक का कथन मैं पढ़ रही थी, काफी कुछ जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, कि उन्होंने कहा कि ये किताब आज भी मेरे भीतर से हट क्यों नहीं रही है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। यही लेखक का सबसे बड़ा पुरस्कार अवार्ड होता है। बिल्कुल सही कहा। आपके पात्र, जैसा कि हम बात कर रहे थे, कोई लड़ाई नहीं लड़ते, कोई मशाल लेकर नहीं खड़े हो जाते हैं, और बस एक सही मनुष्य बनने की लड़ाई आपकी कहानी में हम अक्सर महसूस करते हैं। तो चलिए अब एक सुंदर सा गीत सुन लेते हैं। मुझे अब एक गीत याद आ रहा है, बड़ा चुपचाप शांत चलने वाला गीत है। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक जगह आपने ये भी कहा कि स्त्री विमर्श अपने सही अर्थों में रहा ही नहीं है, देखा जाए तो वो फार्मूला बद्ध लेखन बनकर रह गया है। जी, मैंने कहा है ना, मैं मानती हूँ शब्दों में थोड़ा हेर फेर हो सकता है, पर मैं ये मानती हूँ, मैं कहती हूँ कि विमर्श स्त्री के जिस पक्ष को लेकर हुआ है, स्त्री सिर्फ उतनी नहीं है, स्त्री उससे बहुत गहरी। और जो मैंने आपसे कहा कि हर स्त्री का एक अलग संवेदना अलग होती है, आप उसे कभी एक खांचे में नहीं बांट सकते हैं। बहुत कुछ चीजें हैं, हाँ, यूनिवर्सल आप कह सकती हैं, जो भी, तो वो तो बहुत थोड़ी सी है, उन पर वो सुपरफिशियल अपना कर लीजिए, लेकिन बाकी जीवन बहुत गहरा होता है। और जो मैंने कहा कि स्त्री भाव, जो अभी कात्यायनी संवाद मेरी एक कहानी रही है, कई पुरुषों के पत्र आते हैं कि आपने तो स्त्री विमर्श को, स्त्री लेखन को एक अलग ही वो दे दिया है। तो उस पर यह है कि जैसे कात्यायनी संवाद में उसका पति अब उसको लकवा मार गया या जो भी है, कात्यायनी लगी है, उसकी सहेली मेधा कहती है, क्यों तुम इसके पीछे अपना जीवन बर्बाद कर रही हो, क्यों ये कर रही हो? तो वो कहती, देखो इसको मैंने शब्द लिखा, मैं तंग आ गई थी सुनते सुनते, मैं मानवीय कर रही हूँ। देखिए, जो मैंने आपसे कहा, स्त्री पुरुष मूल्य अलग अलग नहीं होते, मानवीय मूल्य। एक अगर कुछ भी ऐसा हो जो कि हमें एक दूसरे असहाय व्यक्ति के लिए किया जाना चाहिए, और इसमें एक तो इतनी गहरी बात इस कहानी मैंने लिखी है कि वो कहती कि क्या मालूम ये व्यक्ति ऐसा दुर्दांत क्यों होता गया, कहीं इसलिए तो नहीं कि लोग मुझे बहुत मानते थे। जी बिल्कुल। या मेरे गुणों की बहुत कद्र करते थे। अच्छा, दूसरी जो आपने गौरा गुणवंती कहानी की, वो भी मैंने सोचा कि इस कहानी में क्या है, आजकल पता नहीं क्या क्या लिखा जा रहा है, उत्तर आधुनिकतावाद और क्या क्या, उसमें ये कहानी कहाँ ठहरेगी। तो मैंने उसको मतलब इधर उधर होती रही, ये तो एक छोटी सी भावुक लड़की की कहानी। लेकिन जब पाठक पढ़ता है तो उसके भीतर से वो कहानी निकली। और पाठक कहते हैं मुझसे, और लेखक भी अब बड़े कहते हैं कि सबसे अच्छी बात यह है कि आपने गौरा गुणवंती को कहानी बनाने की कोशिश नहीं की। तो मेरी कोई कहानी मैंने बनाई नहीं, जो कुछ हुआ कहानी जैसा चाहे वो लिखती चली गई, पात्र अपने ये होते चले गए, मेरी संवेदना साथ साथ रही। हाँ, एक बात अवश्य है, ये भी आपको बता दूं कि मेरे अंदर एक आलोचक, लेखक मैं चाहे जैसी हूँ, आलोचक मैं बहुत सख्त हूँ जी। और मैं अपनी भी आलोचक हूँ और दूसरों की भी हूँ। वो बड़े से बड़े लेखक की, चाहे उसको कोई भी बड़ा से बड़ा पुरस्कार मिला हो जी, तो ये है कि आप खुद आलोचक बनिए पहले, और लिखने के बहुत दिनों बाद अपनी रचना को उलटिए और देखिए। जी बिल्कुल। आपके अंदर का आत्म आपको बताएगा कि ये लाइन आपकी हल्की है, ये लाइन नहीं ठीक हो पाई, आप उसको अगर निर्मम हो पाइए। हम सभी डॉक्टर सूर्यबाला को उनके लेखन से जानते हैं, उनके रचना कर्म से पहचानते हैं, लेकिन अगर हम ये जानना चाहें कि इन कहानियों से परे की सूर्यबाला कौन है, कैसी है, तो आप क्या कहेंगी? उस सूर्यबाला को तो मैं खुद भी नहीं जानती, और मैं बताऊं, मैं ही नहीं, आप भी नहीं जानती। आदमी अपने आप को, हम उसी की तलाश करते रहते हैं कि हम क्या हैं। उसी तलाश में हम निकलते हैं, और उसी तलाश में हम लिखते हैं। तो बस यही है,
और अपने आप को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे उपनिषदों में कहा है, कुछ जाना तो यही जाना कि कुछ नहीं जाना। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही कहा। और देखिए सूर्यबाला जी, आज लिखने वालों की संख्या तो बहुत बढ़ गई है, छपने वाले भी बहुत हो गए हैं, प्रकाशक भी बहुत हैं, चीजें पढ़ी भी जा रही हैं, पर उसका असर जो है कहीं दिखाई नहीं देता। यानी जो बौद्धिक उद्वेलन होना चाहिए वो कहीं दिखाई नहीं देता। बल्कि क्या दिखाई देता है, जैसा कि अभी आपने कहा कि बोल्ड राइटिंग, जैसा हमने कहा स्त्री विमर्श पर बात, स्त्री के अधिकारों की बात, कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात, या स्त्री के अधिकारों की बात, स्त्री विमर्श की देह की आजादी, या नारी मुक्ति के नाम पर जो मुक्त नारी है, या विवाहेतर जो संबंध है उन पर चर्चा, ये सभी में हम लोग बहुत आसक्त हैं इन सभी विषयों पर। लेकिन जो मूल पक्ष है, जो मूल बात है, उससे हम बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। लेकिन एक आपको अच्छी बात ही बताऊं, इधर मैंने कुछ बहुत नए लेखकों को पढ़ा जी। जैसे मैंने कहा कि इस नई जनरेशन ने शिवा को तलाशा और शिवा को सराखों पे रखा, तो नए लेखक जो है आप सुन रहे हैं विविध भारती।